हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। पॉलिटी के अगले अध्याय के रूप में आज हम लोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद को देखेंगे। इससे पहले हम लोग संविधान सभा और संविधान के विभिन्न देशों से लिए गए स्रोत के बारे में देखा। आज हम लोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद देखेंगे। हमारे भारतीय संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद थे, जो कि बढ़ते घटते हुए क्रम में अब 450 से अधिक हो गए हैं। लेकिन उनके क्रम की अगर बात करें तो वो 1 से 395 तक ही हैं। उसमें क ख ग घ करके जोड़ा गया है। तो इस तरह से हम लोग अब संविधान के अनुच्छेद के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि क्या कैसे हैं। यहाँ पे जो लिखे गए हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, वही दिए गए हैं। एक एक करके हम लोग सभी को समझेंगे। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला अनुच्छेद, अनुच्छेद नंबर 1, जिसमें कहा गया है संघ का नाम एवं राज्य क्षेत्र है। अनुच्छेद 1 में लिखा गया है, अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का संघ होगा। तो भारत राज्यों का संघ होगा तो उसमें जो राज्य आते हैं भारतीय क्षेत्र में, उनका नाम दिया गया है अनुच्छेद 1 में। तो अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है। इसके अनुसार भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 की अगर बात करें तो इसमें है नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। ये जो नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना है, ये वह राज्य हैं जो भारतीय क्षेत्र में स्थित नहीं है। अगर वर्तमान में हम देखें तो ऐसे क्षेत्र को अगर राज्य बनाना हो जो भारत के हिस्से में नहीं है, तो वह अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आएगा। जैसे गोवा की स्थापना 1961 में हुई थी, क्योंकि 1961 तक पुर्तगालियों ने गोवा को रखा था अपने कब्जे में। तो जब गोवा को भारतीय क्षेत्र में शामिल किया गया तो उसमें अनुच्छेद 2 के तहत ये हुआ, नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। अगर हम अनुच्छेद 3 की बात करें तो इसमें आएंगी नए राज्य का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन। इसमें वो राज्य आएंगे जो भारतीय क्षेत्र में वर्तमान में मौजूद हैं और उनका नाम में परिवर्तन किया गया हो या उनकी क्षेत्र में परिवर्तन किया गया हो। जैसे बिहार से काट करके झारखंड बनाया गया तो अनुच्छेद 3 में परिवर्तन होगी और अनुच्छेद 1 में भी परिवर्तन होगी। क्यों? क्योंकि क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन ये 3 के अंतर्गत आया, और अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है तो उसमें झारखंड नया नाम जुड़ा। इसी तरह से अगर और भी नए राज्यों का निर्माण होता है जो भारतीय क्षेत्र के अंदर हैं, तो वह अनुच्छेद 3 के तहत होगी। अनुच्छेद 5 देखते हैं अब हम लोग। संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता, हमारा संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। तो उस समय से भारत में किन व्यक्तियों को नागरिकता दी जाएगी, इसके बारे में अनुच्छेद 5 में लिखा गया है। क्योंकि आजादी के बाद कुछ पाकिस्तान से लोग भारत आए थे, कुछ भारत से लोग पाकिस्तान भी गए थे, तो उन समय किसको नागरिकता देनी है और किसको नागरिकता नहीं देनी है, ये सभी अनुच्छेद 5 के अंतर्गत आएगी। तो नागरिकता से रिलेटेड अनुच्छेद 5। तो अनुच्छेद 1, 2, 3 राज्य के निर्माण से, अनुच्छेद 5 नागरिकता से संबंधित। अब हम लोग चलते हैं अनुच्छेद 14 की ओर। यह मौलिक अधिकार में आती है। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता, मतलब विधि मींस कानून, कानून के समक्ष समानता, यानी कानून सभी के लिए बराबर है, चाहे वह अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी पद पर स्थित पदाधिकारी हो, चाहे वो एक सामान्य गरीब आदमी हो, सभी के लिए कानून बराबर है। कानून विधि के समक्ष समानता, यह अनुच्छेद 14 के अंतर आती है। अनुच्छेद 15 की अगर बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव, यानी किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, उसके जाति, उसके जेंडर या उसके जन्म स्थान पे के आधार पर किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो शैक्षणिक से क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। तो अनुच्छेद 14 और 15 एक बार फिर से देखते हैं। अनुच्छेद 14 है विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 है धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता, अर्थात राज्य द्वारा संचालित राज्य के किसी भी पद पर सबके लिए अवसर बराबर होंगे।
चाहे वो किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी क्षेत्र से हो, सबके लिए अवसर बराबर होंगे। अनुच्छेद 17 कहती है अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत। आजादी से पहले हमारे देश में छुआछूत की भावना बहुत ज्यादा थी। इस वजह से अनुच्छेद 17 में इन छुआछूत की भावनाओं का अंत कर दिया गया, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 कहती है उपाधियों का अंत, यानी किसी भी तरह की उपाधि किसी भी व्यक्ति को नहीं दी जाएगी, शैक्षणिक और सेना के क्षेत्र में उपाधियों को छोड़कर। शैक्षणिक उपाधि जैसे किसी को कोई सम्मान दी जाती है तो वो, या फिर कोई भारत रत्न वगैरह, ये उपाधि नहीं है, ये एक क्या कहते हैं उसको, ये उपाधि नहीं है बल्कि एक उनको सम्मान दिया जाता है। उपाधि वो होती थी जैसे पहले के लोग देते थे, अंग्रेज देते थे, राय बहादुर, चौधरी, इस तरह के टाइटल्स देते थे, तो वो उपाधियों का अंत हो गया। दूसरी बातें ये भी है उपाधियों के अंत में कि भारत सरकार के अधीन कोई भी कार्यरत व्यक्ति बिना राष्ट्रपति की सहमति के किसी दूसरे देश से किसी भी उपाधि को ग्रहण नहीं करेंगे। अनुच्छेद 19 की बात करें तो यह है वाक स्वतंत्र विषयों पर अधिकार, यानी किसी भी व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। शांतिपूर्ण ढंग से वो कहीं पे जमा हो सकते हैं बिना हथियार के, और वो अपनी बातों को रख सकते हैं। अनुच्छेद 20 है अपराध के लिए दोष सिद्धि संरक्षण। अपराध के लिए दोष सिद्धि संरक्षण का मतलब है कि कोई अगर व्यक्ति अपराध करता है तो उसे एक अपराध के लिए एक ही बार सजा हो सकती है, वह भी कानून के दायरे में जो लिखा हुआ है। एक अपराध के लिए उसे दोबारा दंडित नहीं किया जा सकता है, और अगर अपराध के बाद कोई कानून बना है तो उसके आधार पर भी उसे कोई भी सजा नहीं हो सकती है। अपराध करने से पहले जो कानून है उसी के तहत उसे सजा दी जाएगी। उसके बाद प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीना नहीं जा सकता है। यह सिर्फ शारीरिक स्वतंत्रता ही नहीं बल्कि एक गरिमापूर्ण जीवन यापन करने की भी स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21 का क में लिखा गया है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह शिक्षा से रिलेटेड है कि 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। सभी सरकारी विद्यालयों में इसे निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। अनुच्छेद 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से बचाव, अर्थात अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे अपने गिरफ्तारी के कारण को जानने का अधिकार है। वह यह पूछ सकता है कि उसे किस आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है। अब अनुच्छेद 23 में आते हैं तो अनुच्छेद 23 कहती है मानव व्यापार एवं बलात्कार श्रम का निर्देश। मानव व्यापार, दास प्रथा जैसे पहले चलती थी वह दास प्रथा अब खत्म हो चुकी है, यानी बेगार प्रथा भी कह सकते हैं, वो भी खत्म किया गया है कि बिना किसी को वेतन दिए हुए आप उससे काम नहीं करवा सकते हैं। और बालकों का भी कारखानों वगैरह में श्रम करना अपराध माना गया। अनुच्छेद 24 कहता है कारखानों में बालकों के नियोजन का निषेध। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने में आप कार्य नहीं करवा सकते हैं। यह अनुच्छेद 24 उनके अधिकारों का रक्षा करता है। अनुच्छेद 25 की बात करें अगर तो अनुच्छेद 25 कहती है धर्म को मानने एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, वह उसका प्रचार करने के लिए और उस धर्म को मानने के लिए वह स्वतंत्र है। अर्थात कोई उसको प्रचार करने से रोक नहीं सकता है या उसे धर्म को मानने से रोक नहीं सकता। अनुच्छेद 29 है अल्पसंख्यक वर्ग का संरक्षण। अब यह अल्पसंख्यक वर्ग जो है यह धार्मिक आधार पर और भाषाई आधार पर अगर कोई अल्पसंख्यक है तो उनका संरक्षण करना सरकार का काम है, कि उनके हितों की रक्षा करना सरकार का काम है। अनुच्छेद 32 की तरफ चलते हैं तो यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का मतलब है यदि किसी व्यक्ति की मौलिक अधिकार को छीना जाता है या किसी के द्वारा रोका जाता है
तो उसे अपने अधिकारों के लिए उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति किसी को भी उसके मौलिक अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। 39 का क जो है वो है समान न्याय तथा निःशुल्क विधि सहायता। यदि कोई गरीब व्यक्ति है और वह अपने अपने लिए वकील पाने में असमर्थ है, तो यह सरकार की दायित्व है कि वह उसे निःशुल्क वकील प्रदान करे ताकि उसके लिए भी न्याय बराबर हो। ऐसा नहीं हो कि उसे उचित न्याय ना मिल सके। अनुच्छेद 40 की अगर बात करें तो ग्राम पंचायत की स्थापना जो हम लोग देखते हैं 1993 से ही यहाँ पे हमारे देश में ग्राम पंचायत की स्थापना हुई है। जैसे पंचायत है, जिला पंचायत, ब्लॉक है, मुखिया जी का चुनाव होता है, तो उसमें ग्राम पंचायत की स्थापना का जो है क्रम वो अनुच्छेद 40 में दिया गया। अब है अनुच्छेद 44 4 एक समान सिविल संहिता। एक समान सिविल संहिता का अर्थ है यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब हर किसी के लिए कानून बराबर है। कानून किसी के लिए भी ज्यादा और कम नहीं है, सबके लिए एक समान कानून है। उसके बाद अनुच्छेद 45 यह 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का शिक्षा एवं देखभाल। आप लोग जानते हैं जिसके लिए आंगनबाड़ी खुली हुई है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे थे हम लोग, एक अनुच्छेद 21 को में 6 से 14 वर्ष तक के लिए था, जबकि अनुच्छेद 45 में 6 से वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा एवं देखभाल की व्यवस्था की। 48 अनुच्छेद को इसमें पर्यावरण तथा वन एवं वन्य जीव की रक्षा। 48 कौ में हम लोग देखते हैं पर्यावरण, वन, जंगल और वन्य जीव, जो जंगली जानवर हैं जैसे शेर हो गई, जो एक्सटिंक्ट स्पेसीज हैं यानी जो खत्म होने के कगार पे हैं, उनकी रक्षा करना भी यहाँ के नागरिकों का कर्तव्य है। और अनुच्छेद 50 कहती है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का परस्पर अहस्तक्षेप। परस्पर अहस्तक्षेप मतलब कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्य में दखल अंदाजी नहीं कर सकती हैं या न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्य में दखल अंदाजी नहीं कर सकती। दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं और ऐसा इसलिए है ताकि न्याय व्यवस्था पे इसका कोई गलत असर ना पड़े। तो दोस्तों अभी तक हमने जो कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद 1 से 50 तक ही किए हैं। अगले वीडियो में हम लोग और आगे का अनुच्छेद देखेंगे, एक एक करके देखेंगे और आशा करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी। और इसे एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए तो आपको ये पूरी तरह से समझ आएगी। जल्द ही हम इसके अगले पार्ट में लाएंगे जिसमें कि हम लोग इसके आगे के अनुच्छेद को देखेंगे। दोस्तों आप लोगों को कैसा लग रहा है हमारा वीडियो, इसे शेयर करके जरूर बताएं, ठीक है। तो आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। थैंक यू। अगले वीडियो में हम लोग फिर आपसे मिलेंगे। थैंक यू।